कोचिंग इंस्टीट्यूट का मेरी हिंदी में प्रिपरेशन में, अंग्रेजी की प्रिपरेशन में भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा, क्योंकि मुझे अंग्रेजी ग्रामर में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। उसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज जो मैंने सम्यक में ज्वाइन करी थी, मैं एक रेगुलर टेस्ट देता था। मैंने शायद कभी टेस्ट मिस किया हो, यदि मिस किया है तो मैंने रात को आके लिखा है। तो आप एक कोचिंग संस्थान, कोई सा भी कोचिंग संस्थान हो, वहाँ यदि आप किसी टीचर से गाइडेंस ले रहे हो तो आप, वो टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है और आपको उसको इंटैक्ट करना है। तो मैं पिछली बार टेस्ट सीरीज का स्टूडेंट रहा था। इस बार भी जब मेरी रैंक अच्छी नहीं आई तो मैं यहाँ सम्यक में आया था। मुझे याद है, मुझे यहाँ पे मुक्ता राव मैडम मिले थे, रैंक 1 थे। उनके हिंदी में बहुत ही शानदार मार्क्स थे। तो पढ़ाई को बोझ ना बनाएं और पढ़ते रहें, आप ज़रूर निश्चित समय पे आप सेलेक्ट होंगे। स्वागत है आपका आज की चर्चा में। आज हमारे साथ हैं RAS 2021 के फाइनल परिणाम में 72वीं रैंक लेने वाले महेंद्र सिंह राजपुरोहित जी। राजपुरोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सम्यक परिवार का यह मंच प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। तो महेंद्र सिंह जी, आपने इस एग्ज़ाम में 72 रैंक हासिल करी है और राजस्थान की ये सबसे सर्वोच्च जो सेवा है उसमें 72वीं रैंक आपको मिली है। रिजल्ट से पहले और बाद में क्या कुछ चेंज हो गया है आपकी लाइफ में? सर, 17 तारीख को हमारे रिज़ल्ट आया। तो उस दिन जब परिणाम आया, PDF आई 11 बजे के आसपास, तो मैंने कम से कम 4 से 5 दोस्तों से चेक करवाया होगा। मेरे साथ में जसराज जी हैं, वो भी सेलेक्ट हुए थे। उनसे कौशल्या जी है जो 32 रैंक पे हैं, और एक हमारे ग्रुप में और थे दीपशिखा जी 13। तो हम मतलब एक दूसरे से विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि हम सारा ग्रुप टॉप 100 में आ गया था। तो उसके बाद से काफ़ी चेंजेस, सबसे बड़ा तो ये आया है कि दिन में बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। तो कई लोगों के कॉल्स का मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनको मैं सॉरी कहूँगा। मुझे जब भी समय मिलता है मैं शाम के टाइम रिटर्न कॉल ज़रूर करता हूँ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो प्रयास कर रहे थे, जिस मुकाम के लिए निकले थे, वो हासिल हुआ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। तो इस जो इंटरव्यू की शुरुआत हम करते हैं, महेंद्र सिंह जी से पूछेंगे उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सवाल। तो आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं इस साक्षात्कार की। सर, मैं जैसलमेर ज़िले के लखा गांव से बिलोंग करता हूं, और हमारा घर जो है हमारे गांव की ढाणियों में है। तो मेरी बेसिक एजुकेशन वहीं से हुई। हमारे गांव की राजकीय माध्यमिक विद्यालय से मैंने 10वीं तक की शिक्षा ग्रहण की। ढाणियों में सर, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कंडीशंस उस समय जब मैंने 2008 में 10वीं की तो इतनी अच्छी नहीं थी। संचार की सुविधाएं कम थी, मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, छोटे वाले फ़ोन आते थे, वो नोकिया 3300 वाले, और लाइट भी नहीं थी ढाणियों में। तो वो जर्नी काफ़ी स्पेशल थी। उसके बाद 10वीं गांव से करने के बाद मैं जोधपुर चला गया। 11th-12th मैंने वहाँ से की। मैं मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने NIT जालंधर में एडमिशन लिया और BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से किया। उसके बाद 2015 से 18 तक मैंने एज ए डेटा एनालिस्ट बेंगलोर में नौकरी की। फिर चूँकि मुझे बचपन से इंटरेस्ट था सिविल सर्विसेज का, अपनी सोसाइटी की वापस देने का, जिस गांव से निकले हैं, जिस ढाणी में लाइट नहीं थी वहाँ पे लाइट प्रोवाइड कर सके किसी को, तो उस मुकाम पे निकले थे। कई रास्ते में दोस्त मिले, उन सबका सहयोग रहा, परिवार का सहयोग रहा, कई संस्थानों का सहयोग रहा। इस बार मुझे 72nd रैंक मिली है। उम्मीद करता हूँ कि मैं जिस उद्देश्य से ये तैयारी मैंने शुरू की थी उसको पूरा कर पाऊँगा अपनी सेवा के दौरान। तो जैसा कि हमने देखा कि सरकारी स्कूल से भी विद्यार्थी पढ़ के और RAS जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं में अपना स्थान प्राप्त करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हो, आपका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम है, या थ्रू आउट आप मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे हो, तो ही आप RAS या UPSC जैसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। मुझे लगता है कि अगर आपका मानस ठीक है और आपने प्रिपरेशन का जो ओरिएंटेशन है वो ठीक है, तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा नहीं करता है। जी सर, जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि लर्निंग एक कांस्टेंट प्रोसेस है। मैं 12th तक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, तो आपको पता है इंजीनियरिंग इंग्लिश मीडियम में होती है। तो मैंने उन 4 सालों में ये फोकस एरिया रखा था कि मैं इंग्लिश को अपनी इम्प्रूव करूँ। तो सक्सेसफुली मैं कर पाया। मैं एक बिज़नेस कंसल्टिंग कंपनी में प्लेसमेंट मेरा हुआ था, जो कि काफ़ी 3-4 राउंड इंटरव्यू के बाद होता है। तो आई वॉज एबल टू परफॉर्म वेरी वेल इन इंग्लिश एनवायरनमेंट, और
चूँकि आप जानते हैं कि हमारे क्लाइंट्स जो होते हैं वो यूएस या यूरोप बेस्ड होते हैं, तो उनसे इंटरेक्शन करके मैंने इंग्लिश को इस लेवल पे ला दिया था कि मैं आरएएस की प्रिपरेशन को इंग्लिश में कर पाऊँ। तो मुझे दोहरा फ़ायदा हुआ। मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी था तो मेरी हिंदी थोड़ी ठीक थी, मैंने इंग्लिश सीख ली थी अपने कॉलेज के सालों में, अपने कॉर्पोरेट ईयर्स में। तो फिर मैंने स्विच किया इंग्लिश मीडियम की ओर, क्योंकि मुझे यूपीएससी भी साथ में देना था। ऐसा ज़रूर है कि थोड़ा सा आपको प्रयास अतिरिक्त करना पड़ता है, पर आप यदि हिम्मत रखते हैं, जज्बा रखते हैं, तो इंग्लिश और लैंग्वेज सीखना कोई बड़ी बात नहीं है सर। जनरली हम देखते हैं कि कुछ भारी भरकम जब सिलेक्शन हो जाता है किसी स्टूडेंट का, तो कुछ भारी भरकम शब्द का यूज वो जनरली करते हैं कि कांस्टेंट स्टडी, परसिवेरेंस, हार्ड वर्किंग। और जो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो गांव देहात से आते हैं, एग्जैक्टली वो उनका मतलब ही नहीं समझ पाते हैं कि वो एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है। मैं आपको घुमा फिरा के इन चीज़ों पे ना लेके जाऊँ, मैं सीधा बोलूँ कि अगर आप पर्टिकुलर कैंडिडेट है और वो 6 से 7 घंटे की तैयारी कर रहा है और वो रेगुलर तैयारी कर रहा है, तो क्या यही उसके लिए कंसिस्टेंसी और परसिवेरेंस है, या कुछ और अलग इसको आप देखते हो? सर, कंसिस्टेंसी और परसिवेरेंस मेरे हिसाब से है कि आप यदि किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेली कुछ आवर्स आप उसको दें। अब वो आपके जॉब नेचर पे डिपेंड करता है। आप यदि फुल टाइम स्टूडेंट है तो आप 10 से 12 घंटे दे सकते हैं, कई स्टूडेंट 8 से 9 घंटे देते हैं। यदि आप ऑलरेडी जॉब में, जैसे आरएएस में कई लोग सेलेक्ट होते हैं जो जॉब में होते हैं, जो पहले से ही ऐसी सेवाओं में होते हैं जो फील्ड की सेवाएं होती है। कई ऐसे लोग होते हैं, कई हाउसवाइफ सेलेक्ट होती है, वो बच्चों को और अपने घर परिवार का ध्यान रखते हुए सेलेक्ट हो जाती है। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। 10 घंटे पढ़ने वाले भी सेलेक्ट होते हैं, 8 घंटे पढ़ने वाले भी सेलेक्ट होते हैं, और रोजाना 5 घंटे पढ़ने वाले भी खूब अच्छी रैंक से सेलेक्ट होते हैं। का मतलब ये है कि अगर आप 5 से 7 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हो या जो भी है, आप अपने पर्टिकुलर असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर रहे हो और वो लगातार कर रहे हो, तो यकीन मानिए आप में भी परसिवेरेंस, हार्ड वर्किंग और कंसिस्टेंसी के गुण हैं, जो एग्जैक्टली टॉपर्स जो बोलते हैं उसका। खैर, वो उनके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। सर, मेरे पिताजी 2nd ग्रेड साइंस के टीचर थे हमारे गांव की स्कूल में ही। उसके बाद वो एज ए प्रिंसिपल और अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रिटायर हुए। हम 4 भाई हैं। मेरे 2 भाई डॉक्टर हैं बाड़मेर में, और एक भाई साहब जोधपुर हाई कोर्ट में एडवोकेट है। तो हम सबकी एजुकेशन, प्रारंभिक एजुकेशन गाँव की स्कूल से भी। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिली थी जो शहरी स्कूलों में मिलती है। वही गाँव की स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उससे हम पढ़े हैं, और ये शायद पिताजी और माताजी का आशीर्वाद था और घर का मोटिवेशन था कि हम सब सही दिशा में आगे बढ़े। और मैं चूँकि मैरिड भी हूँ, मेरी शादी को अब लगभग 5.5 साल हो रहे हैं, और मेरा दूसरा बच्चा अभी हुआ है। 16 तारीख को मेरे बच्चे का नामकरण था और 17 तारीख को ये रिजल्ट आया। मेरा कहने का ये है कि जैसे 2 चीज़ें आपने अभी बताई कि एक तो जो अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड गवर्नमेंट स्कूल का है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कई स्टूडेंट्स की मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ तो क्या पता मेरा आरएएस में फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और दूसरा ये होता है कि मैं तो मैरिड हूँ, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं। तो जिस दिन आप अपना लक्ष्य तय करते हो और उसके लिए अगर आपने जुनून से मेहनत करना आपने स्टार्ट कर दी, महेंद्र जी इसका एक एग्जाम्पल हैं। सर, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि राजस्थान के सबसे सुदूर गाँव ज़िले जैसलमेर के किसी बॉर्डर एरिया के गांव की ढाणी में रहने वाला, गवर्नमेंट स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने वाला, इतनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ यदि मैं टॉप 100 में रैंक बना सकता हूं, और रिटन टेस्ट में मेरे काफ़ी अच्छे नंबर है, मैं टॉप 30s में हूं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए भी ये करना इम्पॉसिबल है। अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी माध्यम में बदलना, ये सर सब समय के साथ होता गया क्योंकि उस दिशा में प्रयास हो रहे थे। तो राजस्थान के किसी भी क्षेत्र का, किसी भी दूर देहात क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति ये कर सकता है, इजीली कर सकता है। तो ये आपका पहला ही प्रयास था? अरे सर, मेरा ये दूसरा प्रयास था। 2018 में मैंने प्रीलिम्स, जब मैं बेंगलोर था कंपनी में, तभी दिया था। तो प्रीलिम्स में जब सिलेक्शन हो गया तब मैंने कंपनी को छोड़ा, और पिछली बार मेरी 677 रैंक थी और 630 रैंक तक एलोकेशन हुए थे। तो एक बार को तो मुझे काफ़ी झटका लगा, थोड़ा 10-15 दिन रोना धोना तो होता ही है सर, जब इतनी मेहनत के बाद आप सेलेक्ट नहीं होते हो। तो उसके बाद मेरे एक NIT से और पास आउट रूममेट है जसराज जी, तो हम दोनों कॉन्टैक्ट में आए। हम दोनों उस रिजल्ट के पीड़ित थे, तो दोनों ने अपनी भावनाएं साझा की और वापस लग गए। और वो जो 5-6 महीने की पढ़ाई हुई पिछले मेन से पहले, वो बहुत ही उत्साह भरी थी, और शायद वही उत्साह मेरे हिसाब से इस पार तक लाया है।
तो आपकी तैयारी में जैसे पीयर ग्रुप का एक अहम योगदान रहता है कि मतलब अगर आपके साथ अच्छे स्टूडेंट्स हैं या अपने अच्छे दोस्त हैं, तो अगर आप उनके साथ ग्रुप बना के तैयारी करते हो तो ये तैयारी, क्योंकि आपको भी पता बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, प्री मेंस और इंटरव्यू 3 चरण में तकरीबन अमूमन 2 से 3 साल का टाइम पीरियड लग जाता है। तो क्या आपको लगता है कि जो पीयर ग्रुप होता है वो वाकई में मोटिवेशन का काम करता है या उसका कोई बेनिफिट आपको लगता है, उसकी क्या प्रासंगिकता है? सर 3 ग्रुप्स मुझे लगता है सपोर्ट काम करते हैं यहाँ पे। एक आपकी फैमिली हो गई, एक आपके गुरुजन और मार्गदर्शक हो गए, तीसरे आपके दोस्त हो गए, पीयर ग्रुप जो आप बात कर रहे हैं। तो फैमिली और गुरुजन तो जरूरी है आपको दिशा प्रदान करने के लिए, जबकि मेंस स्पेशली एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आपको एनालिटिकल अप्रोच लगानी पड़ती है, आपको कई डायमेंशन सोचने पड़ते हैं जो आप अकेले बैठ के नहीं सोच पाते हो। 2018 के अटेम्प्ट में शायद मेरी यही एक कमी थी कि मैं अकेला रह के पढ़ता था और मेरा इतना अच्छा पीयर ग्रुप नहीं था। इस बार सर हम 5-6 लोग थे। मुझे खुशी है कि हम बहुत ही अच्छी रैंक पे सेलेक्ट हुए हैं। कई अच्छी रैंक्स हमारे ग्रुप में से हैं, टॉप 100 में 4-5 रैंक है। मुझे लगता है आपको उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल, मैं उनका रैंक भी मेंशन करना चाहूँगा। तो रैंक 13 पे है दीपशिखा, वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, वो नोट्स प्रोवाइडर रही हैं। कौशल्या रैंक 32 पे हैं, मेरे साथ ही पढ़ाई की है उसने, और उसके लिए एक स्पेशल चीज़ एक और है कि वो काफ़ी क्विक लर्नर है और काफ़ी कम पढ़ाई में वो बहुत अच्छा करती हैं। ये हमारे साथ में जसराज जी हैं और हमारे साथ में तान्या रही है और भी काफ़ी ग्रुप के सदस्य रहे हैं, हिमांशी, रमेश जी, चेतन। तो हम सब फॉर्चुनेटली इन हैं मैक्सिमम लोग। तो पीयर ग्रुप आपको कई डायमेंशन मेंस के आंसरों में जोड़ने में हेल्प करता है और आपको एक अच्छा पीयर ग्रुप जरूर रखना चाहिए, सीखने के लिए भी और अपने सुख दुख इस जर्नी के दौरान साझा करने के लिए भी। ये यात्रा बड़ी लंबी रहती है, 2-3 साल, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की जो तैयारी है। और क्या ऐसा है कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की अलग अलग फेज में तैयारी करनी चाहिए, या एक कैंडिडेट जब अपना सपना आरएएस का लेके आता है तो क्या उसको एक साथ ही प्री, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए? सर आरएएस और यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज मानते हैं, उसके लिए सबसे ज़रूरी बात होती है आप एक जागरूक नागरिक बने। अब आप जागरूक नागरिक कैसे बनोगे, वो आपके आसपास जो हो रहा है उन घटनाओं के अवेयरनेस से बनोगे। जैसे मेरी हैबिट पिछले कई सालों से रही है डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की। मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, राजस्थान का भी कोई न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। इसके साथ ही प्री, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी शुरू हो जाती है। आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो या आप राज्यसभा टीवी देखते हो या जो संसद टीवी अब हो गया है, तो उसमें प्री का कंटेंट भी आपको मिलता है, मेंस का कंटेंट भी मिलता है और इंटरव्यू का कंटेंट भी मिलता है। तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच ही काम करती है और ऐसा आपको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए कि आप पहले प्री करें, फिर मेंस में लगे, फिर इंटरव्यू में लगे। आपको ये तीनों डायमेंशंस को साथ में लेकर चलना चाहिए। एक चीज़ है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपके इस प्रिपरेशन में कितना और कैसे कैसे रोल रहा? चूँकि मैंने क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं पहले से नौकरी में था, तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जो नए बच्चे होते हैं उनको गाइडेंस के लिए कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने में कोई हानि नहीं है, क्योंकि आप एक खुद मटेरियल बनाते हो, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और उसके लिए आपको डिसिप्लिन भी चाहिए होता है। तो आप एक कोचिंग संस्थान, कोई सा भी कोचिंग संस्थान हो, वहाँ यदि आप किसी टीचर से गाइडेंस ले रहे हो तो वो टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है और आपको उसको इंटैक्ट करना है। तो मैं पिछली बार टेस्ट सीरीज का स्टूडेंट रहा था। इस बार भी जब मेरी रैंक अच्छी नहीं आई तो मैं यहाँ सम्यक में आया था। मुझे याद है, मुझे यहाँ पे मुक्ता राव मैडम मिले थे, रैंक 1 थे। उनके हिंदी में बहुत ही शानदार मार्क्स थे और मेरे पिछली बार हिंदी में ही बहुत कम मार्क्स थे। तो मैंने कौशल भारद्वाज सर से बात की और मैंने आपसे भी बात की थी, आपने भी हिंदी में काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। कोचिंग इंस्टीट्यूट का मेरी हिंदी में प्रिपरेशन में, अंग्रेजी की प्रिपरेशन में भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा, क्योंकि मुझे अंग्रेजी ग्रामर में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारी स्कूल एजुकेशन में इतनी अच्छी ग्रामर नहीं हो पाई। उसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज जो मैंने सम्यक में ज्वाइन करी थी, मैं एक रेगुलर टेस्ट देता था। मैंने शायद कभी टेस्ट मिस किया हो, यदि मिस किया है तो मैंने रात को आके लिखा है। यहाँ पे ये फैसिलिटी थी कि मैं आ जाता था शाम के टाइम, जो भी यहाँ का स्टाफ था वो पेपर दे देते थे, मैं बाहर ही अकेला लिखता था और वापस जमा करा के चला जाता था। और कंसिस्टेंटली मेरी अच्छी रैंक रही, तो एक उत्साह भी रहा और काफ़ी अच्छी संख्या में स्टूडेंट्स थे यहाँ पे। उसके अलावा इंटरव्यू प्रोग्राम में ऑफ कोर्स आपको गाइडेंस चाहिए होता है, तो ML कुमार सर के बोर्ड में भी मैंने इंटरव्यू दिए, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का। एक मार्गदर्शक के तौर पे मैं कहूँगा और गुरुजन के तौर पे कोचिंग प्रोग्राम जो है वो काफ़ी हेल्प करते हैं। अब आप किस परिस्थिति में हैं,
आपके पास कितना समय है ये मेरे हिसाब से इंडिविजुअल स्तर पे तय होता है कि आपको कोचिंग लेनी चाहिए या आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो जो सम्यक का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, जो आप बात करते हैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की, तो आईजीपी की क्लासेज हैं, उसके अलावा बी द पैनल, और तीसरे नंबर पे आते हैं आपके मॉक इंटरव्यू। तो क्या ये रणनीति आपको कितनी कारगर साबित हुई आपके इंटरव्यू में? जैसे सर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में कई समसामयिक मुद्दों पे डिस्कशन होता था, तो समसामयिक मुद्दे इंटरव्यू का सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो उसकी क्लासेज मैं इंटरव्यू के दौरान ज़्यादातर समय मैं बाड़मेर में था। मेरा चूँकि वहाँ पे परिवार था और काफ़ी गैप भी हो गया था इंटरव्यू में, तो उसकी क्लासेज बी द पैनल काफ़ी एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट देता था, जब आप बोर्ड के उस तरफ भी बैठ के जज कर सकते हो और आप ये एक्सपेक्टेशंस को फील कर सकते हो कि बोर्ड क्या चाहता है। और उसके साथ में जो मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम रहा, तो मैंने तीनों फेजेस को यूज़ किया और इस चीज़ों से मुझे काफ़ी लर्निंग्स मिली और उसको मैंने यूटिलाइज भी किया अपने फाइनल इंटरव्यू में। जैसे बात करें हम स्पेसिफिकली जैसे फोर्थ पेपर की, तो फोर्थ पेपर 2016 और 18 का जो ट्रेंड हम देखते हैं कि फोर्थ पेपर अगर आपका बहुत अच्छा है तो आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि फोर्थ पेपर स्कोरिंग सब्जेक्ट था। आप भी ऐसा ही मानते हैं कि फोर्थ पेपर का 2016 और 18 से कंपेयर करें तो इस बार आरपीएससी ने फोर्थ पेपर को बैलेंस करने की कोशिश की है। तो 18 में जैसे जो टॉपर्स के मार्क्स थे 148 मार्क्स पे भी फोर्थ पेपर में थे कैंडिडेट्स। इस बार फोर्थ पेपर को स्केल डाउन किया गया है, जो कि मैं मानता हूँ एक अच्छी बात है, सारे पेपर को बैलेंस करें। पर अभी भी पेपर 4 जो हिंदी और अंग्रेजी है, चूँकि वो ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं, हिंदी में 50 नंबर की ग्रामर आती है, इंग्लिश में भी ग्रामर का पोर्शन आता है, तो उसमें आप फिक्स स्कोर कर सकते हो। तो आप यदि अच्छे आपके कॉन्सेप्ट्स है और कई जगह चीज़ें आपको याद भी करनी होती है, अब जैसे विलोम शब्द है तो याद करने हैं, दोस्तों के साथ बैठ जाओ, एक दूसरे को पूछो, तो अभी भी फोर्थ पेपर का बहुत महत्व है। और इस बार मेरा फोर्थ पेपर में जो स्कोर बढ़ा है उसके कारण ही शायद ओवरऑल स्कोर में इम्प्रूवमेंट हुआ है। हालांकि दूसरे पेपर्स में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर फोर्थ पेपर को यू कैन नॉट इग्नोर। एंड आई थिंक जो 25% उसका वेटेज है 200 आउट ऑफ 800, आपको 25% से ज़्यादा ही समय देना चाहिए, कम तो नहीं। फोर्थ पेपर की अगर अपन ने बात कर ली, जैसे कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको अपन को इन डेप्थ नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है सन 2018 में जब हम प्रिपरेशन करते थे, तो कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स उन कोर सब्जेक्ट्स को ही लेके और प्रिपरेशन को दिशा देते थे। मैं मानता हूँ जैसे छोटे सब्जेक्ट हो गए आपके, छोटे सब्जेक्ट 20-20 नंबर के, इवन मैं तो निबंध को भी एक छोटा सब्जेक्ट मानता हूँ, क्योंकि वो 20 मार्क्स का है। और वर्ड हिस्ट्री की अगर हम बात करें कि आराम से थोड़ा कुछ पढ़ने से 12-15 मार्क्स के क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों के पीछे मुझे लगता है कि पहले स्टूडेंट्स को आरपीएससी का क्या डिमांड है उसको समझना चाहिए, और डिमांड के साथ साथ फिर अपना स्ट्रेटजी बहुत रिफाइन करके इस एग्ज़ाम में बैठना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा 7 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाते हैं और फाइनली आप 988 लोगों को आरपीएससी ने फाइनल सेलेक्ट किया है। तो मैं ये मानता हूँ कि जैसे अब्राहम लिंकन कहते थे कि अगर मुझे 6 घंटे किसी पेड़ को काटने में दिए जाए तो मैं 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। तो धार इन सेंस आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये स्ट्रेटजी क्या है, मतलब एग्जैक्टली उसको आप थोड़ा सा समझाइए। तो सर मैं स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाला इंसान हूँ। तो मैं कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले आरपीएससी के पुराने पेपर, स्पेशली मैंने 2013, 16 और 18 के पेपर हमेशा देखे हैं जब भी मैंने कोई सब्जेक्ट शुरू किया है। उसके साथ साथ किस पोर्शन का, किस टॉपिक का कितना वेटेज है। जैसे हम कंपेयर करें कि पेपर 1 का जो पार्ट 1 है जिसमें हिस्ट्री है, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि इतिहास चूँकि बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, अब यदि आप क्वांटिफाई करो और थोड़ा स्मार्टली देखो, कई लोग कहते रहते हैं स्मार्ट स्टडी क्या है। स्मार्ट स्टडी सिर्फ ये है कि आप आरपीएससी क्या पूछ रही है उसको देखो और उस हिसाब से पढ़ो। तो 75 नंबर की हिस्ट्री में 10 से 12 नंबर की वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाती है। उसके बाद सिर्फ बचते हैं 60 नंबर, 15 नंबर की भी कई बार आती है। 60 में से 30 नंबर की इंडिया हिस्ट्री आ जाती है। 30 में से 35 नंबर की राजस्थान हिस्ट्री बचती है, उसमें से 20 की तो मॉडर्न राजस्थान आ जाती है। तो आप 15 राजस्थान के मार्क्स है जिसमें आपको राजस्थान का मध्यकालीन इतना बड़ा इतिहास, राजस्थान के एंशिएंट और राजस्थान का कल्चर सब पढ़ना है। और वो इतना समय खाता है कि जिसमें आप 50 नंबर की हिंदी कर सकते हो। सही बात है। तो हाँ, आपको ये तय तो करना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट स्कोर देता है। जैसे इकोनॉमिक्स सर्वे और इकोनॉमिक्स इन ओवरऑल बहुत स्कोर देता है। मेरे इकोनॉमिक्स में पिछली बार भी 45 मार्क्स है आउट ऑफ 65, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा स्कोर देता है।
और ज्योग्राफी बहुत अच्छा स्कोर देता है, साइंस बहुत अच्छा स्कोर देता है। तो आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ कीजिए और कभी भी इमोशनल होके एक सब्जेक्ट के पीछे मत पड़िए। आपको आपका एम होना चाहिए कि एग्ज़ाम क्या मांगता है वो देना है, ना कि आपका एम होना चाहिए कि आपको पसंद क्या है वो पढ़ना है। तो जैसे 4 सब्जेक्ट हैं, उनकी आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए कि इसमें मुझे कितना टाइम पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देना है। एक ऐसा जनरली ये रहता है कि आप जैसे हम टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, एक स्मार्ट स्टडी है, स्मार्ट स्टडी के साथ आपकी स्ट्रेटजी अगर ठीक है, इन सारी जो चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों में जब भी आप प्रिपरेशन के दौर से गुजरते हो तो दिन ब दिन कई बार लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कई बार लगता है कि नहीं यार मेरा नहीं हो पाएगा। तो ये जो उतार चढ़ाव आते हैं इस तैयारी के दौरान, इसमें जो आप सेल्फ मोटिवेट अपने आप को कैसे रख पाते थे? क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज है जब आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस कोई एग्ज़ाम है और उस टाइम टेकिंग के दौरान आप हर बार ऐसा लगता है कि यार मेरा होगा, फिर दूसरे दिन आपको फील होता है कि नहीं यार पता नहीं मैं तो होगा या नहीं होगा। तो ये जो उतार चढ़ाव है इनको आप कैसे बैलेंस किया आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान? सर सिर्फ पढ़ाई नहीं, ज़िंदगी के कई क्षण आते हैं उतार चढ़ाव के, पर्सनल लाइफ में भी आते हैं, सामाजिक लाइफ में भी आते हैं। उतार चढ़ाव में आपको सपोर्ट करने वाले आपके परिवारजन होते हैं, आपके दोस्त होते हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी आपको लगे कि आप थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो आपको बेझिझक अपने परिवार से बात करनी चाहिए, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं कि सर आइसोलेशन में चले जाते हैं, तो उस समय उनको और ज़्यादा दिक्कत होती है। दूसरा, इस बार के अटेम्प्ट में हमने तय कर लिया था कि हम फिज़िकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखेंगे। जैसे मैं शुरू के 15 दिन में बैठ के मैंने पढ़ाई की तो मेरी कमर दर्द करने लगी, तो फिर हम डेली बैडमिंटन खेलते थे। 1 घंटा हमारा फिक्स था, 5 से 6 बजे बैडमिंटन खेलना ही है। और यहाँ तक कि जब आरपीएससी के मेंस पेपर थे, मेन पेपर, तो भी पेपर 1, 2 को देके हम आए थे सेंटर से, उसके बाद भी हम 1 घंटा बैडमिंटन खेले थे। तो उससे मुझे लगता है कि ओवरऑल फ़ायदा ही हुआ है, क्योंकि आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा है तो आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होता है, और रिफ्रेशिंग माइंड होता है तो वो चीज़ें जल्दी गेन करता है। आपको ओवरऑल फ़ायदा ही देता है। आप भले ही आप ये मत सोचिए कि आपके 1-2 घंटे कम हो रहे हैं, आप ये सोचिए कि आपका आउटपुट कितना आ रहा है। जो फिजिकल एक्सरसाइज हैं ये तैयारी के दौरान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और एग्जैक्टली फिजिकल हेल्थ पे फोकस इस वजह से भी रहना चाहिए कि जब आप इस सर्विस में आते हो, तो इस सर्विस में जब आप आते हो तो बड़ी डाइवर्सिफाई रहती है ये सर्विस, चाहे आरएएस हो, आरपीएस हो, तहसीलदार हो। वहाँ फिर आपको टाइम का जो बैलेंसिंग है वो आपको करना पड़ता है। और ऐसे में फिर सबसे मेजर जो इश्यू आता है, जो मुझे लगता है, वो फिजिकल हेल्थ का ही आता है। तो ये जो आपकी तैयारी के दौरान अगर कहीं फिजिकल हेल्थ में डिटेरियोरेट होता है तो वो फिर आपके पोस्ट जो अपनी सर्विस है उसमें भी उसका इम्पैक्ट आता है। तो मेरे हिसाब से ये बड़ा की फैक्टर आपने मतलब डाला है अभी कि प्रिपरेशन के दौरान भी कहीं ना कहीं आप फिजिकल हेल्थ को कंप्रोमाइज़ ना करें। ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप 1-आधा घंटा खेल लेते हैं तो डेफिनेटली स्ट्रेस का जो लेवल है वो घट जाता है, और खेलने के बाद आप अपनी दुगनी एनर्जी के साथ पढ़ सकते हैं। खेल चाहे कोई सा भी हो, जैसा आपने बताया। हाँ, कोई सा भी, आप रनिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग, तेज वॉकिंग कर सकते हैं, किसी को म्यूजिक सुनना पसंद, किसी को म्यूजिक, हाँ, कोई गाने गा सकता है, कोई गप्पे भी मार सकता है। तो जो भी आपको अच्छा लगे, आप पार्क में जाओ, आधा घंटा दोस्तों के साथ गप्पे मारो, और वो भी रिफ्रेश हो जाओगे। तो अभी आपकी 72 रैंक है आरएएस 2021 के परिणाम में। आप क्या वापस के लिए तैयारी कर रहे हैं? जी सर, एक्चुअली क्या है कि मेरे 3-4 खास दोस्त एसडीएम बन चुके हैं। तो तो मैं चाहता था कि ओटीएस में उनके साथ ही रहूं। तो 72 पे एसडीएम मिलने की संभावना कम है, आरपीएस या आरटीएस मिलेगा मुझे, तो मैं वापस दे रहा हूं। अगर आप आरटीएस बन गए तो आपकी ट्रेनिंग तो अजमेर होगी आरआरटीआई में, और आपके दोस्त ओटीएस? हाँ, ओटीएस में रह जाएंगे। तो वो कहते हैं ना कि दोस्त साथ में रहे तो ही ठीक है, आगे चले जाए तो भी अच्छा और पीछे रह जाए तो भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं कोशिश करूंगा कि दोस्तों से वापस मिलूं। तो भी 2 महीने आपके पास? जी, मैं 2 महीने वापस टेस्ट सीरीज, शायद मैं टेस्ट लिखना शुरू करने वाला हूं, तो मैं आपके साथ ही हूं, जो देख रहे हैं उनके साथ ही मैं भी एग्ज़ाम में हूं। ओके, तो 72 आने के बाद में भी महेंद्र सिंह जी को लगता है कि नहीं उनकी रैंक इम्प्रूव हो, और वो रैंक को इम्प्रूव के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि सन 2018 में जब इनका फाइनल चयन नहीं हुआ, 2021 में इनकी रैंक 72 रही, उसके बावजूद ये 2023 में ये आरएएस की एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं। तो आप खुद ही इसका एग्जाम्पल हो कि 2018, 21 और 23, तो ये जर्नी कई बार ऐसा होता है कि 1 या 2 अटैम्प्ट तक चली जाती है। तो अगर पहले प्रयास में आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ
तो आप देखिए कि आप कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों में आपने कमी छोड़ी है, उन कमियों को आप इम्प्रूव करिए और अपने आप को दोबारा से रीगेन करके और फिर वापस से एक बार तैयारी के लिए लगिए। इन 2 महीने की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी आप कुछ बच्चों को सुझाव दीजिए कि इन 2 महीनों में जो, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है अभी, तो क्या कुछ करना चाहिए बच्चों को जिससे उनको मतलब इस एग्ज़ाम में गो थ्रू होने में आसानी रहे। सर इसके लिए मैं कहूँगा कि हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है, पूंछ में आग लागोड़ी है तो कहीं भी संभव है। तो ये वही समय है कि पूंछ में आग लग चुकी है, 2 महीने बचे हैं और कुछ भी संभव है। मतलब कई ऐसे लोग हैं सर, मैं जानता हूँ जिन्होंने 3 से 4 महीने की प्रिपरेशन में बहुत अच्छी रैंक हासिल कर ली। हाँ, एक ये जनरली मैंने देखा है कि कई बार स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि जो रिपीटर्स हैं, पर मेरे साथ ऐसे कई रिपीटर ऐसे हैं जो जिनकी अच्छी रैंक थी, मतलब अंडर 100 थे, उन्होंने दोबारा एग्जाम लिखा, वो प्री में ही पास ना हो पाए। तो ऐसा नहीं है, कंसिस्टेंटली अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप अपने आप पे भरोसा रखिए। ऐसा नहीं कि मार्केट में जो रिपीटर्स घूम रहे हैं रैंक उन्हीं की आएगी, फ्रेशर होते हुए भी आपकी अच्छी रैंक। मेरे हिसाब से तो आपको सर ज़्यादातर उन लोगों से मिलना चाहिए या उनसे सुनना चाहिए जो अच्छा करे हो, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट आसपास का अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि वो मोटिवेशन का काम करता है। तो ये दुनिया है, इसमें हर एक प्रकार के लोग होते हैं, सभी का जो पावर है, सभी को जितने एफर्ट्स डालने होते हैं अलग अलग होते हैं, सबकी अपनी अपनी यात्राएं होती है। मैंने मान लो 2 अटेम्प्ट में किया है, कोई 1 अटेम्प्ट में करेगा, कोई 3 में करेगा, कोई 4 में करेगा। आप उसको स्वीकार कीजिए। चूँकि मेरा हो गया है फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ाई क्या है कि अब हम स्टूडेंट्स हैं तो हम ज़िंदगी भर के स्टूडेंट्स हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। तो पढ़ाई को बोझ ना बनाएं और पढ़ते रहें। आप ज़रूर निश्चित समय पे आप सेलेक्ट होंगे और प्रयास तो जारी रखने चाहिए। तो आज हमने सुना महेंद्र सिंह जी राजपुरोहित, जिनकी रैंक रही 72 RAS 2021 में। अभी ये वापस तैयारी कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट। RAS 2023 के जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें अपीयर होने वाले हैं। धन्यवाद समक इंस्टीट्यूट का जो हम दोनों को इस चर्चा में शामिल किया है। मुझे खुद बहुत अच्छा लगा महेंद्र सिंह जी राजपुरोहित की जो अभी तक की जो जर्नी रही, इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और आशा करते हैं आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपर के साथ। थैंक यू।